हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कल हम लोग बल और गति का नियम को पढ़े थे। उसमें हम लोग विरामावस्था, जो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता, उसे विरामावस्था में हम लोग कहते हैं। विरामावस्था कल दो प्रकार के पढ़े थे, एक सापेक्ष विराम, एक परम विराम। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आज कि गति का समीकरण, जिसमें सबसे पहले आता है कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं? बोला, किसी वस्तु का निश्चित दिशा में उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति की सबसे न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु को किसी निश्चित दिशा में उसकी प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक गति को हम लोग u से डिनोट करते हैं, u से, और अंतिम गति को v से डिनोट करते हैं। ठीक है, उस किसी गतिशील वस्तु की किसी निश्चित दिशा में उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन हम लोग पहले का वीडियो में दैसिक राशि जिसमें मापन में पढ़े थे, उसमें हम बताए थे कि विस्थापन है सदिश राशि, दैसिक राशि या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, विस्थापन है सदिश राशि, दैसिक राशि या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, पर विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों का बोध होता है। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों का बोध होता है उसे हम लोग दैसिक राशि कहते हैं। विस्थापन जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैसिक राशि कहते हैं। अब दैसिक राशि या सदिश राशि कहते हैं। देखिए, दैसिक राशि को ही सदिश राशि कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं पे दैसिक राशि, कहीं कहीं पे सदिश राशि दे दिया जाता है। इसका इंग्लिश नेम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलता है कि विस्थापन की इकाई क्या होता है? विस्थापन की इकाई मापन में हम बताते हैं कि विस्थापन का इकाई भी सीजीएस प्रणाली में, एमकेएस प्रणाली में या एसआई प्रणाली में, तीनों में आपको दे सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि विस्थापन की इकाई यूनिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन को इंग्लिश में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यूनिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी इकाई क्या होता है? अगर सीजीएस में इसकी इकाई देखे तो विस्थापन एक प्रकार का क्या है? दूरी है। विस्थापन एक प्रकार का क्या है? दूरी है। कैसा दूरी है? तो छोटा दूरी है। तो अगर इसका सीजीएस इकाई हम लोग देखें तो सीजीएस इकाई इसका क्या होगा? विस्थापन का सीजीएस इकाई हो जाएगा दूरी है। तो दूरी को सीजीएस हम लोग किसमें लेते हैं? सेंटीमीटर में। किसमें लेते हैं? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। विस्थापन की सीजीएस इकाई क्या है? सेंटीमीटर। विस्थापन की सीजीएस इकाई क्या है? सेंटीमीटर। विस्थापन का अगर एमकेएस या एसआई प्रणाली में लें, विस्थापन का एमकेएस या एसआई प्रणाली, एमकेएस या एसआई प्रणाली, इससे एकदम मिलता जुलता रूप है। एसआई जो निकला है किससे निकला है? एमकेएस से निकला है, तो मिलता जुलता रूप है। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर। विस्थापन का एसआई या एमकेएस प्रणाली में इसका इकाई क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। आप देखते हैं विस्थापन किसे कहते हैं, ये तो हम लोग देख लें कि किसी गतिशील वस्तु को किसी निश्चित दिशा में उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। अब देखते हैं कि विस्थापन क्या है। ऐसे मान लीजिए कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। जैसे विस्थापन हम यहां से यहां तक गए। आप मान लीजिए कि हम यहां से यहां तक एक दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, दूरी और विस्थापन हम दोनों में अंतर समझा देते हैं। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार का छोटा दूरी है। विस्थापन एक प्रकार कैसे दूरी है? छोटा दूरी है। तो विस्थापन अगर हम यहां से यहां तक गए विस्थापन, तो यहां से मान लीजिए ए, बी और सी बिंदु। अगर इधर हम 3 किलोमीटर चलते हैं, इधर 4 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, तो ए से बी का दूरी कितना हो गया? 3 किलोमीटर। बी से सी का दूरी कितना हो गया? 4 किलोमीटर। तो टोटल अगर दूरी लिया जाए तो टोटल कुल दूरी कितना चल गया? 7 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। अगर ए से सी पे ही पहुंचना है, ए से सी पे ही पहुंचना है, ए बिंदु से हमको सी पे ही पहुंचना है, तो बी पे जाने का कोई दरकार नहीं। हम छोटा दूरी तय कर सकते हैं, जिसको कोना कोने भी बोलते हैं। तो छोटा दूरी तय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर इसका स्क्वायर बोलता है ना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होता है? कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो विस्थापन
कैसे निकालेंगे? अगर हम लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो इससे क्या निकलता है? लंब अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर निकलेगा? कर्ण का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हाँ कर्ण का स्क्वायर इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25 बराबर कर्ण। अगर कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट ओवर इधर चढ़ जाएगा, तो कितना किलोमीटर आएगा? 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। अगर ए से सी बिंदु तक दूरी तय करना है तो हम लोग कितना किलोमीटर आएगा? 5 किलोमीटर। अगर हम ए से बी और बी से सी तरफ जाते हैं तो देखिए दोनों का दूरी कितना है? अगर टोटल दूरी जोड़ेंगे तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर बोले तो कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर, ठीक है। अगर विस्थापन देखा जाए कि ए से सी के बीच में विस्थापन कितना है तो 5 किलोमीटर का विस्थापन है। कितना किलोमीटर का? 5 किलोमीटर का। देखिए दूरी से विस्थापन क्या है? छोटा, इसीलिए बोलता है कि दूरी क्या है? लंबी दूरी है, उसका दिशा निश्चित नहीं होता, लेकिन विस्थापन का दिशा क्या होता है? निश्चित होता है। उसका आधार देता है कि कभी कभी विस्थापन शून्य हो जाता है, जिसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि अगर हम स्कूल से घर से स्कूल गए, घर से स्कूल गए, एक बिंदु मेरा क्या है? घर है, एक बिंदु क्या है? स्कूल है। एक बिंदु घर है, एक बिंदु क्या है? स्कूल है। अगर हम घर से स्कूल गए, घर से स्कूल गए, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 100 मीटर है। कितना मीटर है? 100 मीटर है। फिर स्कूल से हम घर वापस आ गए, स्कूल से हम घर वापस आ गए, स्कूल से हम घर क्या आ गए? वापस आ गए। तो 100 मीटर इधर से गए तो 100 मीटर इधर से भी आएंगे। अगर दूरी बोलेगा तो दूरी क्या हो गया? दूरी हो गया 200 मीटर। 100 प्लस 100 टोटल अगर दूरी बात करें तो दूरी हो गया 100 किलोमीटर। 100 प्लस 100 बोले तो 200 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो गया? इसका विस्थापन हो गया शून्य। विस्थापन क्या हो गया? शून्य, क्योंकि मेरा एक पॉइंट था कि घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो मेरा निश्चित पॉइंट क्या आ गया? कि घर ही आ गए, इसीलिए विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया। इसीलिए विस्थापन कभी कभी क्या होता है? शून्य भी हो जाता है, ठीक है। और विस्थापन निकालने जैसे कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु के पास गए, ए बिंदु से बी बिंदु के पास गए, अब जब बी बिंदु के पास गए, अगर हम मान लें ऐसे 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 घूमते 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 बी बिंदु के पास पहुंचे, तो ये दूरी तय कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? दूरी तय कर रहे हैं। अगर हम ए से डायरेक्ट बी के पास चल गए तो क्या तय कर रहे हैं? विस्थापन तय कर रहे हैं। तो विस्थापन ए से बी के छोटा दूरी को हम लोग विस्थापन करते हैं, छोटे दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन करते हैं। विस्थापन में क्या होता है? उसके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के न्यूनतम बीच की दूरी को दर्शाते हैं। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन करते हैं। इसका आगे हम लोग देखेंगे चाल किसे कहते हैं। देखिए चाल किसे कहते हैं? स्पीड। बोला कि स्पीड, इससे पहले हम लोग देखते हैं विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन शून्य होता है। मिस्टेक से हम बोल देते हैं उसमें कि ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक नहीं, लेकिन शून्य होता है और धनात्मक होता है, ठीक है। बोला कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल करते हैं। क्या कहते हैं? चाल। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल में दिशा क्या होता है? कि निश्चित नहीं होता है। चाल में दिशा क्या होता है? कि निश्चित नहीं होता। हम किसी भी तरह से चल सकते हैं, उसमें दिशा निश्चित नहीं होता है। इसीलिए चाल एक कैसी राशि है? तो चाल एक आदैशिक राशि है। चाल कैसी राशि है? तो चाल एक आदैशिक राशि है। एक आदैशिक राशि है। चाल कैसी राशि है? तो एक आदैशिक राशि है, या फिर अदिश राशि है, अदिश या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। अब चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। चाल एक कैसी राशि है? तो आदैशिक राशि है। बोला किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई समय बोलते हैं जिसका समय क्या है? नीचे। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल करते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अगर आपको डिफिनेशन नहीं भी याद है तो आप चाल बराबर दूरी बटा समय करके लिख सकते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, जिसको हम लोग स्पीड भी बोलते हैं, स्पीड,
ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चाल जैसे मान लीजिए कि कोई बस या कोई कार 4 घंटा में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है बिना किसी निश्चित दिशा के, बिना किसी निश्चित दिशा के। अगर मान लीजिए चाल किसे कहते हैं, बोला बिना किसी निश्चित दिशा के या कोई गतिशील वस्तु या कोई गतिशील बस या कार 4 घंटा में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे प्रत्येक घंटा कितना किलोमीटर वो चला है उसका चाल क्या होगा, उसका चाल क्या होगा। मान लीजिए कोई बस 4 घंटा में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है बिना निश्चित दिशा का, बिना निश्चित दिशा का। कोई बस 4 घंटा में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है बिना निश्चित दिशा का, तो उसका चाल प्रति घंटा कितना था। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 200 किलोमीटर मेरा क्या है, टोटल दूरी है बिना निश्चित दिशा का। 4 घंटा में किधर भी चल सकता है, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, इसमें दिशा निश्चित नहीं किया गया। ठीक है, तो 200 किलोमीटर तो प्रत्येक घंटा, तो चाल बराबर हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना हो गया, तो 200 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया, तो 200 किलोमीटर कितना घंटा में चला था, 4 घंटा में। कितना घंटा में, 4 घंटा में। तो इसका चाल कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप देखते हैं कि इसका यूनिटी क्या होता है, चाल का यूनिटी स्पीड ऑफ यूनिटी, या तो यूनिटी ऑफ स्पीड, यूनिटी ऑफ स्पीड, चाल की इकाई। तो चाल की इकाई हम लोग निकालते हैं, पहले किस में निकालेंगे, सीजीएस में। कि चाल की इकाई सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस पद्धति में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर सीजीएस में, लेकिन एमकेएस में मीटर होता है, लेकिन सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। चाल का सीजीएस मात्रा में दूरी क्या आ जाएगा, दूरी का सेंटीमीटर, और समय का तो हम लोग पढ़े थे क्या होगा, सेकेंड। तो इसका सीजीएस में जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम एमकेएस या एसआई में बात करें, एमकेएस या एसआई में बात करें, एसआई में, तो चाल बराबर हमको पता है कि दूरी बटा होता है समय। दूरी बटा समय, तो चाल का होता है दूरी बटा समय। तो एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का हो जाएगा सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसका सीजीएस में चाल का मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और एमकेएस या एसआई में होता है मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप पहले का वीडियो देखे होंगे जिसमें मापन का हम बताए थे, दैसिक राशि, उसमें सारा सा सीजीएस, एसआई, एफपीएस, आप जिसमें भी निकालना चाहेंगे पहले के वीडियो में देख करके आप आराम से लिख सकते हैं या तो समझ सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप देखिए, जैसे एमकेएस, यहाँ पर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि एमकेएस और एसआई में मीटर प्रति सेकंड, तो वहाँ एक करके बताया कि एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, हर एक का अलग अलग करके निकाल के हम बताएंगे। आप देख लीजिए, चाल हम बता दिए कि कोई बस 4 घंटा में इतना किलोमीटर निश्चित दिशा से, उसका चाल प्रति घंटा कितना होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल रहेगा। चाल एक कैसी राशि है, तो चाल एक अदैशिक राशि है। चाल एक कैसी राशि है, तो अदैशिक राशि है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेग किसे कहते हैं। अब देखते हैं वेग किसे कहते हैं। बोला वेग, ऐसे छोटा भाषा में अगर वेग को समझना है तो होता है विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं वेलोसिटी वेग किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, कौन दिशा में, निश्चित दिशा में। इससे पहले हम लोग चाल को पढ़े थे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा कोई भी दिशा में अगर वो जा रहा है, कोई भी दिशा में वो जा रहा है तो उसे हम लोग चाल कहते थे। लेकिन यह निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, वेग बराबर होता है वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा
कुल दूरी को तय करने में लगा समय, वेग बराबर भी क्या हो गया, दूरी बटा समय। लेकिन ये दूरी कैसा है, चाल वाला दूरी नहीं है, ये है निश्चित दिशा में। चाल में था अनिश्चित दिशा में, कोई भी दिशा में वो जा सकता है, लेकिन वेग में क्या है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी में और कुल दूरी को तय करने में लगने वाला समय को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रारंभिक दिशा माइनस अंतिम दिशा, मैंने प्रारंभिक दिशा में जाकर के फिर अंतिम दिशा के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, अतः विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेग, अगर कोई कार निश्चित दिशा में 5 घंटा में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उस कार का वेग कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि कौन दिशा हो रहा है, निश्चित दिशा। कौन दिशा, निश्चित दिशा। उसके बाद क्या पूछा, वेग को पकड़ने के लिए हमको दिशा पहले क्या होना चाहिए, निश्चित होगा। और वहां पर पूछेगा क्या कि वेग वेलोसिटी कितना है, चाल में स्पीड पूछेगा, वेग में वेलोसिटी वेग कितना है, ठीक है। तो वेग बराबर हमको पता है कि वेग बराबर क्या होगा, वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, मतलब दूरी। तो दूरी टोटल कितना है, 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है। और उसमें जो लगने वाला समय है तय करने में, किसी वस्तु की दूरी को तय करने में लगने वाला जो समय है, समय कितना है, 5 घंटा। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कार का वेग कितना निकल गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए इसमें निश्चित दिशा दे दिया है, तो इसमें निश्चित दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसीलिए वेग कैसी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, तो एक सदिश राशि है। अगर आपको चाल और वेग में अंतर पूछेगा तो आप पकड़ सकते हैं कि चाल एक अदिश राशि था, उसमें निश्चित दिशा नहीं होता है, लेकिन वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग में क्या होता है, निश्चित दिशा होता है। आप वेग का इकाई पढ़ते हैं कि वेग की इकाई यूनिटी ऑफ वेलोसिटी, या तो वेग की इकाई, ठीक है, यूनिटी ऑफ वेलोसिटी या वेग की इकाई। तो इसका सीजीएस मात्रक निकालते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, सीजीएस मात्रक में देखिए क्या निकलेगा, सीजीएस मात्रक या सीजीएस इकाई, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, विस्थापन किसे कहते हैं, छोटा दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। छोटे दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो दूरी है विस्थापन एक प्रकार का मीटर प्रति सेकेंड। जैसा चाल का इकाई सीजीएस में था सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इस सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अगर एमकेएस और एसआई में ले, एमकेएस और एसआई में वेग की इकाई ले, तो एमकेएस में क्या हो जाएगा, एमकेएस में वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो एमकेएस और एसआई में मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। किसका निकलेगा, वेग का निकलेगा। तो वेग क्या, वेग एक निश्चित राशि है, निश्चित दिशा में इसका दिशा निश्चित होता है, परिणाम दोनों होता है, दिशा और परिणाम दोनों होने के कारण ये कैसी राशि बन गया, तो सदिश राशि या दैसिक राशि, सदिश राशि या दैसिक राशि है, सदिश राशि या दैसिक राशि है। वेग एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि और दैसिक राशि है। इसका सीजीएस इकाई मात्रा क्या होगा, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और एमकेएस और एसआई क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। कॉपी में एक तरह से अच्छी तरह से नोट करते करते चले जाइएगा। अब इसका आगे देखते हैं हम लोग त्वरण। इसका आगे सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि अगर वेग और चाल दोनों पढ़े तो इसका पहले अंतर ही देख लेते हैं। अब देखिए अभी पढ़े थे चाल और वेग, ये दोनों का अंतर के बारे में हम बताते कि दोनों में अंतर क्या। अगर आपका लिखने के भी आएगा कि हाँ चाल और वेग में 2 अंतर 3 अंतर लिखिए, तो उसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं अगर इसको समझेंगे तो। चाल क्या था, कोई गतिशील वस्तु किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी
तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कोई गतिशील वस्तु किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कोई गतिशील वस्तु किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। अब वेग में देखते हैं क्या है। कोई भी वस्तु, सेम चीज, कोई भी वस्तु, गतिशील वस्तु, कोई भी गतिशील वस्तु इकाई समय में निश्चित दिशा में, देखिए यहां पर क्या है, किसी भी दिशा में, यहां निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। बस निश्चित दिशा मिल गया तो ये वेग हो गया, इसमें निश्चित दिशा नहीं मिला तो क्या हो गया? दूरी, चाल हो गया। ठीक है। अब चाल कैसी राशि थी? तो चाल एक आदैशिक राशि है। चाल एक आदैशिक राशि है, लेकिन वेग एक दैशिक राशि है। दैशिक या सदिश राशि। ठीक है। इसमें केवल परिमाण का बोध होता है। परिमाण का बोध होता है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों, इसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है। देखिए यही चाल और वेग का अंतर है। इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं, इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं है, लेकिन इसमें दिशा क्या है? निश्चित है। सेम कंडीशन उसमें चाल बराबर दूरी बटा समय, या वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा समय। इसको लिख सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा समय, लेकिन वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब छोटी दूरी, निश्चित दिशा की दूरी। इसलिए वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है, दैशिक राशि है। ठीक है। और चाल कैसी राशि है? तो अदैशिक राशि है। चाल कैसी राशि है? तो अदैशिक राशि है। हालांकि दोनों का इकाई क्या है? सेम है। इसका मीटर प्रति सेकंड, इसका मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इसमें दिशा निश्चित है, इसमें दिशा अनिश्चित है। इसमें दिशा क्या है? अनिश्चित है। अब वेग चाल का अंतरिक परिमाण। अब इसका आगे देखते हैं त्वरण किसे कहते हैं। देखिए त्वरण किसे कहते हैं? बोला त्वरण, अभी हम लोग पढ़े थे कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में, अगर आपको छोटा लाइन में लिखना है तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में, कौन समय में? इकाई समय में या एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में वेग में जो वृद्धि होती है, उसे त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। उसे त्वरण या तो क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में। अथवा किसी गतिशील वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं या एक्सीलरेशन कहते हैं। आप जो डिफिनेशन आपको याद करने में अच्छा हो उसको आप लिख सकते हैं। वह किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई या इकाई समय में वेग में जो वृद्धि होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण जैसे इसमें अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा और वो बढ़ते 30 चल गया, 40 चल गया, अंतिम वेग उसका लास्ट 40 दिया। अब उसमें जो 20 से 40 जाने में जो लगने में समय लगा, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बोला कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन 20 था 40 चला गया, और उसमें जो समय लगा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का जो समय लगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बोला कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। मान लीजिए कोई कार है या बाइक है, ठीक है। आप पहले स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेग उसका 20 मीटर प्रति सेकंड था, 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था वेग से। उसके बाद वो अंतिम में 40 मीटर प्रति सेकंड से चला गया।
40 मीटर प्रति सेकंड से, और इसको जाने में जो टाइम लगा 10 सेकंड लगा। इसका जो परिवर्तन हुआ उसमें कितना समय लगा? 10 सेकंड लगा। तो हम लोग त्वरण बराबर ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर ले सकते हैं v माइनस यू बटा में टी, v माइनस यू बटा में टी, v माइनस यू बटा में टी। तो v मेरा क्या था? अंतिम वेग कितना था? 40 मीटर पर सेकंड, 40। और प्रारंभिक वेग कितना था? 20 ले लिए, 20 मीटर पर सेकंड। दोनों को माइनस कर देंगे और टी कितना सेकंड लगा था? 10 सेकंड। तो हो जाएगा कितना? 20 बटा 10 बोले तो 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। इसका त्वरण कितना था? 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर था। ठीक है। अब बोल रहा है कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। आप तो लिख सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई इकाई समय में तय की गई या इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण करते हैं। इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और वेग में वृद्धि का दर है और वेग एक दैसिक राशि है। वेग एक कैसी राशि है? दैसिक राशि है। तो वेग एक दैसिक राशि है, इसलिए त्वरण भी कैसी राशि है? दैसिक राशि है, तो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। वेग में वृद्धि का दर है, वेग में क्या है? वृद्धि मैंने परिवर्तन हो रहा तो वृद्धि का क्या दर है? और वेग एक कैसी राशि है? दैसिक राशि है, इसीलिए त्वरण भी एक कैसी राशि हो सकता है? तो दैसिक राशि हो सकता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसकी इकाई क्या होगा? इसकी इकाई, त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई क्या हो जाएगा? त्वरण की इकाई तो त्वरण की इकाई अगर हम लोग सीजीएस में निकालेंगे तो सीजीएस में कैसे निकलेगा? तो सीजीएस में निकालेंगे तो देखिए त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग बराबर क्या पढ़े थे? विस्थापन बटा समय। तो हम लोग पढ़े थे वेग बराबर विस्थापन बटा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और एक समय पहले इसमें लगा हुआ, तो समय का क्या हो जाएगा? गुना। तो हो जाएगा विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। तो विस्थापन को हम लोग सीजीएस में किसे मापते हैं? सेंटीमीटर में। यहाँ लिख लेंगे हम लोग विस्थापन सेंटीमीटर और समय को सेकंड में। तो कितना समय? 2 समय। तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका हो गया? विस्थापन। त्वरण का सीजीएस मात्रा क्या हो जाएगा? आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। विस्थापन बटा समय स्क्वायर। तो विस्थापन को हम लोग किस माप लेते हैं? सीजीएस में सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में। इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इस सीजीएस मात्रक हो गया। आप देखते हैं एमकेएस और एसआई, एमकेएस और एसआई में क्या देखते हैं कि एमकेएस में देखेंगे और एसआई में, तो अभी हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर तुरंत पढ़े हैं क्या? वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बटा समय। अब वेग बराबर क्या पढ़े थे? विस्थापन बटा समय और नीचे फिर एक समय आ जाएगा क्योंकि वेग बटा समय है। तो वेग बराबर है तब विस्थापन बटा समय। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय का वर्ग। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा? मीटर और समय हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एमकेएस और एसआई प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप देखते हैं कि त्वरण धनात्मक त्वरण भी होता है और ऋणात्मक त्वरण भी होता है। जैसे ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, रिट्राडेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। जैसे कि अभी हम बोले कि कोई प्रारंभिक वेग 20 से गया, अब 20 से 40 पर जाते 10 सेकंड का उसमें जो समय लगा, तो क्या हो गया? धनात्मक त्वरण। कभी कभी क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण आ जाता है, कभी ऋणात्मक त्वरण। तभी हम लोग परिभाषा सही समझते हैं, धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण भी किसे कहते हैं। अब देखिए हम लोग त्वरण देख लेते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि त्वरण कितने प्रकार, तो त्वरण 2 प्रकार के, धनात्मक त्वरण होता है और एक ऋणात्मक त्वरण होता है। पूरा धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु का वेग में प्रति सेकंड जो वृद्धि होता है, किसी गतिशील वस्तु का
वेग में प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, जो किसी गतिशील वस्तु के वेग में प्रति सेकंड में जो वृद्धि हो रहा है उसे हम लोग धनात्मक त्वरण या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड था। किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से क्या सोच रहे हैं कि इसका मात्रक क्या है? ये मात्रक जो दिया है इस सीजीएस में दिया है। किसमें दिया है? सीजीएस में। अगर एमकेएस और एसआई में होता तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर ना होकर के 25 मीटर प्रति सेकंड होता। ठीक है, 10 सेकंड के बाद उसका वेग 55 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो वस्तु का त्वरण क्या है? तो त्वरण बराबर हमको पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। v माइनस यू बटा टी। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण। और प्रारंभिक वेग को हम लोग u से डिनोट करते हैं, u से, और अंतिम वेग को हम लोग v से करते हैं। अंतिम वेग को क्या करते हैं? v से करते हैं। अंतिम वेग को हम लोग v से करते हैं। तो अंतिम वेग कितना आया है? 55। अंतिम वेग 55। प्रारंभिक वेग कितना था? 25। और टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड। कितना सेकंड? 10 सेकंड। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? 55 में से 25 जाएगा तो 30 बटा 10। अगर 0 से 0 काट देते तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो किसका मात्रक है? तो सीजीएस मात्रक है। कौन मात्रक है? सीजीएस मात्रक। यूनिटी भी देख करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सीजीएस मात्रक है, कौन एसआई मात्रक है। यूनिटी देख करके भी आप पकड़ सकते हैं कि क्या पूछ रहा है। जैसे मीटर प्रति सेकंड है तो क्या है? वेग है या तो चाल है। अब वेग में क्या है? तो निश्चित दिशा है तो वेग है, अगर अनिश्चित दिशा तो क्या है? चाल है। तो इकाई को देखकर भी हम लोग क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। आप बोल रहा है कि ऋणात्मक त्वरण या मंदन किसे करते हैं? तो सीधी सी बात है कि जो माइनस में, जो वेग माइनस में जाएगा उसे मंदन करते हैं। जो माइनस माने ऋणात्मक जो जा रहा वो क्या है? मंदन है। छोटी सी बात बोला कि जब किसी गतिशील वस्तु का वेग में प्रति सेकेंड जो कमी या ह्रास होता है, कमी मतलब क्या? कमी, ह्रास मतलब घट जाता है, तो उसे ऋणात्मक त्वरण या तो क्या कहते हैं? मंदन। उसे ऋणात्मक त्वरण तो क्या कहते हैं? मंदन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिट्राडेशन। रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, त्वरण या मंदन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन करते हैं। ठीक, उसके बाद मंदन की इकाई भी त्वरण की इकाई जैसे ही होती है। मंदन की इकाई त्वरण की इकाई जैसे ही होती है। जैसे त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सीजीएस एसआई में होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऋणात्मक त्वरण या मंदन की त्वरण इकाई भी क्या होती है? त्वरण की इकाई जैसी होती है। तथा यह भी एक कैसी राशि है? दैसिक राशि है। ये नहीं कि मंदन कैसी राशि है अदैसिक तो नहीं, तो मंदन भी एक कैसी राशि है? दैसिक राशि है। बोला कि मंदन गाड़ी के ब्रेक के द्वारा उत्पन्न होता है। गाड़ी के ब्रेक के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो मंदन उत्पन्न होता है। गाड़ी के ब्रेक के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो मंदन उत्पन्न होता है। बोला यदि कोई वस्तु या किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग u तथा t समय के बाद इसका वेग घट करके v हो जाता है। t समय के बाद इसका घट करके वेग v हो जाता है, तो वस्तु का मंदन बराबर क्या आ जाएगा? v माइनस यू बाय टी। v माइनस यू बाय टी। सबसे बड़ी बात कि मंदन कैसे लगता है? तो मंदन गाड़ी के ब्रेक के द्वारा ही उत्पन्न होता है। गाड़ी के ब्रेक के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो मंदन उत्पन्न होता है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जहां तक हम लोग शुरुआत की क्लास में देख लेते हैं कि विराम और गति में विरामावस्था पढ़ लेते हैं। आज हम लोग गति के समान समीकरण में पहले हम लोग किसको देखे थे? विस्थापन को देखे थे, फिर चाल को देखे थे, फिर वेग को देखे, फिर चाल और वेग का अंतर को देखे, फिर हम लोग त्वरण देखे। त्वरण में भी हम लोग धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण सारी तरीके को कर दिए। अब इसका आगे क्लास में हम लोग न्यूटन की गति का नियम पढ़ेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सब आगे क्लास में देखेंगे। उसका अगला क्लास में हम लोग जितने भी प्रकार मैंने क्वेश्चन जो दिया हुआ है सबका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग एक सही तरीके से वीडियो को देखिए और इसको उतारते चले जाइए। ठीक है।